नमस्कार यंग आयुर्वेद डॉक्टर्स। आप जानते हैं डॉक्टर वशिष्ठ आई रेमेडीज़ की ओर से हमने एक नई सीरीज शुरू की है और उस सीरीज के अंतर्गत हम सक्सेसफुल डॉक्टर्स ऑफ आयुर्वेदा से आपको मिला रहे हैं। आज हम जिन सक्सेसफुल आयुर्वेद डॉक्टर से मिलाने जा रहे हैं वो डॉक्टर की बजाय वैद्य कहलाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। वो नॉट सो सीनियर नॉट सो जूनियर बीच में हैं, आप लोगों के बड़े भाई हैं, लेकिन उन्होंने अपने पिछले 17 साल के प्रोफेशनल करियर में अपना एक बहुत बड़ा नाम बना लिया है और मेरा अभिप्राय है वैद्य जैनिल नायक जी से। हेलो नमस्कार। जो वलसाड नगर में जो गुजरात स्टेट के अंदर है, अपना एक बहुत ही एक जिसको बोला जाए कि 5 स्टार लेवल का पंचकर्म क्लिनिक और सेंटर चलाते हैं, हॉस्पिटल है भाग्यश्री चिकित्सालय। ये देखने योग्य है और डॉक्टर जैनिल जी का एक बड़ा नाम है। 2002 में इन्होंने सूरत आयुर्वेद कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, BAMS किया, फिर दिल्ली में कुछ देर इन्होंने ट्रेनिंग ली, फिर आप अपने बारे में कुछ और बताएंगे। मैं सीधा प्रश्न डॉक्टर जैनिल जी, वैद्य जैनिल जी, आपसे ये करना चाहता हूँ। मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब हर कोई मुझे कहता है कि अगर आप साउथ गुजरात आए हैं तो आपको वैद्य जैनिल नायक जी से इंटरव्यू करना चाहिए। इसका क्या रहस्य है, इतना बड़ा नाम और इतने कम सालों में कैसे आपने बना लिया? सर एक्चुअली जो मेरे सब फ्रेंड्स हैं जी, वो मुझे पूरा किताबी कीड़ा कहते हैं जी, मैं पूरा शास्त्रों को ही फॉलो करता हूँ जी, जी, और मैंने जो पढ़े हैं चरक सुश्रुत वाग्भट आदि, जी, और मैंने ये जाना है जी, कि उन लोगों ने ना कि चिकित्सा बताई है, जी, उन लोगों ने सफल चिकित्सक कैसे बना जाए जी, वो भी ऑलरेडी बताया होगा है। वंडरफुल, वंडरफुल। तो मैंने उसी को फॉलो किया है जी, और बस उसी को फॉलो करते करते आज उन लोगों की देन है कि अगर मैं मानता हूं कि त्रिफला देने से ये रिजल्ट मिलता है, ऐसा किताबों में लिखा, शास्त्र में लिखा, हम मानते हैं, जी, तो उसी में से भाव प्रकाश जी ने लिखा है जी, कि अपने यश मान प्रतिष्ठा इच्छने वाले वैद्य को जी, जो रोगी आपकी बात नहीं माने जी, उनकी दवा नहीं करनी जी चाहिए। हाँ, तो जब मेरे पास 3 पेशेंट की ओपीडी थी मेरे शुरुआत के टाइम पे, जी, तो उसमें से भी मैंने एक पेशेंट को मना कर दिया माय गॉड, इन लोगों की बात मान के, जी हाँ, और जिसको मना कर दिया जी, वो मेरा बुरा नहीं बोला, जी, जिसका अच्छा किया वो अच्छा ही बोल रहा है। जी हाँ, तो अल्टीमेटली आज प्राउडली कह सकता हूँ कि आफ्टर 17 इयर्स जी, आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो ये कहेगा कि ये अच्छे वैद्य नहीं है। जी हाँ, जी हाँ, जी। तो मैं मुझे बड़ी खुशी हो रही है डॉक्टर वैद्य जैनिल जी, माफ़ कीजिएगा डॉक्टर कहने की आदत पड़ गई है। बहुत प्रसन्नता इस बात की है कि आमतौर पर कहा जाता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़ते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, वो किताबी कीड़े होते हैं, वो बहुत सफल वैद्य नहीं बनते हैं। और मेरी नज़र में आप पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ये कहा है कि मुझे किताबी कीड़ा कहा जाता रहा है और आप एक सफल, मैं तो सफलतम वैद्य आपको कहूँगा जो ख्याति आपने अर्जित की है। थोड़ा सा गहराई में जाना है, जो 17 साल की यात्रा है, आपने कहा कि 3 पेशेंट से शुरू की और आपने इतनी हिम्मत दिखाई कि 3 में से एक को मना कर दिया क्योंकि वो सही पात्र नहीं था चिकित्सा का। इस दौरान ये यात्रा को थोड़ा थोड़ा पार्ट्स में बताइए कि आप आगे कैसे बढ़े, क्योंकि यंग आयुर्वेद डॉक्टर्स बहुत सीनियर डॉक्टर्स को पूरी तरह फॉलो करेंगे, मुझे शायद उसमें डाउट है, लेकिन आप यू आर नॉट वेरी सीनियर, यू आर सो यंग योरसेल्फ, तो आपको तो वो जरूर फॉलो करने वाले हैं, इसलिए थोड़ा उस तरह से बताइए कि वो फॉलो कर सकें। जी, ओके फ्रेंड्स, एक्चुअली मैं वापस कह रहा हूँ कि किताबों में हमें सब कुछ मिलेगा। अगर हम वैद्य होने की बात करें तो विद मतलब जो जाने वो वैद्य है। आयुर्वेद का मतलब ही है जो आयु के बारे में जाने, ना कि केवल चिकित्सा के बारे में। तो अगर आपको एक सक्सेसफुल वैद्य बनना है तो फर्स्ट वन आपको पूरा आयुर्वेद जानना है जिसमें आयु पूरी आ गई, ना कि केवल मात्र चिकित्सा। पहली बात। बहुत सुंदर। दूसरी बात कि चिकित्सा एक बहुत शॉर्ट पार्ट है, तो पूरी चीजें आप प्रॉपर पढ़ें। सबसे पहले हमारा सबसे पहला जो मैंने देखा हुआ है मेरे फ्रेंड्स में या फिर मैंने सुना हुआ है, हम लोग हमारी किताब को बहुत ही
ज्यादा इग्नोर करते हैं। जी एक छोटा छोटा एग्जाम्पल दूंगा छोटा सा। जब मैं पर्सनली कॉलेज में था तब चरक ऋषि का एक श्लोक है जी जो आता है अष्टविध भोजन ग्रहण नियम में, जी जिसमें बताया गया है कि भाई इंसान को कैसे खाना खाना चाहिए जिससे वो स्वस्थ रहे। जी अब उस श्लोक के अंदर एक मात्र इतना लिखा हुआ है कि खाने के टाइम पे खाने में ध्यान रख के खाना खाना चाहिए। जी इस श्लोक से मैं प्राउडली वापस कह सकता हूं कि मैंने करीब करीब 2-2,500 से ज्यादा थायराइड के पेशेंट परमानेंटली क्योर कर दिए। वंडरफुल। सो आयुर्वेद कहता है कि अगर खाने में आपका ध्यान खाने के टाइम पे नहीं है, मोबाइल में है, टीवी में है एग्जाम्पल, तो आपका पक्का कोई भी आम बढ़ेगा, वो आम आगे चल के आपका थायराइड पे अगर इफेक्ट करेगा तो थायराइड बिगड़ेगा। तो सिर्फ इतना करने से एक मात्र श्लोक से करीब करीब 2-2,500 से ज्यादा थायराइड के पेशेंट आज मेडिसिन मेरी भी नहीं खा रहे, कोई नहीं खा रहे। मेरा सिर्फ कहने का पॉइंट इतना है कि किताब को ना केवल एग्जाम के लेवल से पढ़े, उसको पूरा समझे कि उन्होंने क्या लिखा हुआ है। और वो समझने के लिए जैसे हमारे सर हैं, सेमिनार्स होते रहते हैं, लेक्चर्स होते रहते हैं, तो प्लीज उसको अटेंड करें। सब जगह से आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। फर्स्ट, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे भी काफी सारे जो मेरे पास आते हैं बच्चे सीखने के लिए पूछते हैं कि सर हमें क्या करना है, तो मैं 2 चीज बोलता हूं बार बार। एक, आपको प्रॉपर अनुभव, प्रॉपर नॉलेज चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरा, आपको भगवान के ऊपर भरोसा चाहिए, इसलिए भगवान की भी आपको पूजा अर्चना करनी है कंपलसरी। एग्जाम्पल जैसे आपने सर ने बोला कि जब मेरे 3 पेशेंट थे मैंने एक को मना कर दिया, बाई चांस अगर तीनों पेशेंट ऐसे आते जिसको मुझे मना ही करना पड़ता तो मेरा अच्छा कौन बोलता। जी जी तो 2 पेशेंट अच्छे आए और एक बुरा आया, वो 2 अच्छा आना भी मेरा नसीब है। और वो तब होगा जब आप अच्छे वैद्य हो, उसके पहले अच्छे इंसान हो। बहुत अच्छा। तो आयुर्वेद में जो लिखा हुआ है एक वैद्य की क्वालिटी, उसमें आपका खुद का पहले अच्छा होना कंपलसरी है। तो उन्होंने ऑलरेडी 4 क्वालिटी हमें बता दी है, मैं टाइम के लिए आगे नहीं खींच रहा हूं वो। इन शॉर्ट की अगर किताब आप पूरी पढ़ोगे तो मैं बार बार ये सेंटेंस श्लोक बोलता ही हूं कि अपना यश मान प्रतिष्ठा नहीं इच्छने वाले वैद्य को इतना स्पष्ट भाव प्रकाश कहते हैं कि अगर सोसाइटी में अपनी नाम कामना करनी है तो बस ये करो, खत्म। लेकिन हमारा प्रॉब्लम है कि हम मना नहीं कर सकते। वंडरफुल। तो वो सबसे पहला प्रॉब्लम मुझे लग रहा है कि दिस इज नॉट अ डेयरिंग, दिस इज योर ट्रस्ट ऑन आयुर्वेद सब्जेक्ट, ऑन आयुर्वेद ऋषिज, कि जो जिन लोगों ने हमें बताया है प्रॉपरली सब कुछ। तो वो उस टाइम पे आपको सोचना है कि अगर उन लोगों ने बाकी सब चीजें बताई है जो प्रॉपर सही है, तो ये चीजें भी सही है। तो बहुत सारे चैप्टर्स पर्सनली मैंने भी जब कॉलेज में था तब छोड़ दिए थे कि भाई ये तो क्यों पढ़े, एग्जाम में तो आते नहीं है। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आफ्टर एग्जाम, आफ्टर योर ग्रेजुएशन, प्लीज उसको वापस खोल के पढ़े। बहुत सुंदर। आपको सब चीज किताब में मिलेगी और उसको प्रॉपरली अप्लाई करें। बस मैं वही करता गया। दूसरा कि आयुर्वेद में अच्छी बात यह है, जैसे सर ने बोला कि भाई स्टेप बाय स्टेप कैसे हुआ, तो काफी सारे ऐसे चांसेस आए जो हमें उस टाइम पे ग्रैब करने हैं। एग्जाम्पल की आयुर्वेद में अच्छी बात यह है कि जो पेशेंट दिखाने के लिए आते हैं उनको मालूम है कि आपको हफ्ता महीना ट्रीटमेंट चलने वाली है। तो अगर पेशेंट फर्स्ट डे आपको दिखाने के लिए आ रहे हैं, आपको मालूम है कि ये सुख साध्य है, ये कष्ट साध्य अल्टीमेटली है, असाध्य में नहीं है, तो उस पेशेंट को आप 1-2 दिन की दवा दो, 3 दिन की दवा दो। वो 3 दिन में आप प्रॉपर वापस किताब पढ़ लो। अगर आप नए हो तो मैंने ये किया था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वापस उस चीज को प्रॉपर स्टडी कर लो कि वो उसका दोष दुष्य क्या है, किस तरह से उसको आपको ट्रीटमेंट करनी है, आपके पास कौन सी मेडिसिन आप उसको ज्यादा अच्छा करने के लिए दे सकते हो। तो 3 दिन के बाद उस पेशेंट की आप राह देखोगे। बहुत सुंदर। और वो जब आपको दिखाने के लिए आएगा, उस टाइम पे जो कॉन्फिडेंस से आप ट्रीटमेंट करोगे तो अच्छा होने ही वाला है। तो यहाँ पे हमारे लिए एक प्लस पॉइंट ये है एज अ वैद्य कि हमें वो टाइम मिलता है अपने आप को एक बार वापस चेक करने का। तो प्लीज स्टडी कंपलसरी वापस बोल रहा हूं। तो डेली अपडेट जो है वो ये जो एक्चुअली है वो मंथन ही है। जितना आप शास्त्रों को मथोगे उतना पहले दूध, फिर उसमें से मक्खन, फिर उसमें से घी, वो सब पक्का मिलेगा आपको। वो किस लेवल तक आप सोच सकते हो, किस लेवल तक आप उसको ले जा सकते हो अपने आप को, वो है। और बाकी तो सब अलग बहुत सारे टीचर्स हैं। मैं आज आफ्टर 17 ईयर्स भी जब भी जाता हूँ सेमिनार्स में, तब हर बार ऐसा कुछ एक चीज सुनता हूं जो मुझे नहीं मालूम थी। तो ये मेरा एक आपको रिक्वेस्ट है कि अपने शास्त्र पे 100% यकीन करें। एक चीज में सिर्फ इतना कह सकता हूं वापस कि प्लीज जो चीज आप किसी पेशेंट को एडवाइस करते हो, खुद के लिए भी आप वही चीज रखें। मैंने मेरे घर पे मेरे बच्चों को, इवन मेरी फैमिली में, मुझे याद नहीं है कब पैरास्टामोल दी होगी,
या फिर कोई और मेडिसिन एलोपैथी की भी दी होगी। बहुत तो अगर पेशेंट को आप एडवाइस करते हो तो अगर आपने उनको अपने घर का मान लिया जी तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जब पर्सनली मुझे डेंगू हुआ था या फिर मैंने किया था अपने आप को डेंगू, उसके बाद मैंने खुद की ट्रीटमेंट खुद करी थी, जी मैंने ओपीडी भी अटेंड करी थी, ना मैंने कोई पॉइंट लिया था। तो आंसर यही है कि अगर आपको आयुर्वेद पे पूरा भरोसा है, अगर आपको अपने आप पे पूरा भरोसा है, तो फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। बस यही मेरा एक आपको। बहुत सुंदर। आपने इतना 17 साल का निचोड़ आपने इन शब्दों में, कुछ शब्दों में आपने दे दिया, और इसमें बहुत कुछ है। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, इस वीडियो के इस पार्ट को जो अभी अभी आपने पूरा किया है, इसको आप बार बार देखिएगा, क्योंकि 40 साल के एक्सपीरियंस के बाद इसमें मुझे बहुत कुछ खुद भी सीखने को मिल रहा है। तो आप लोग भी इसको बार बार देखिएगा तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। मैं एक और थोड़ा और स्पेसिफिक प्रश्न करना चाहता हूँ यंग आयुर्वेद डॉक्टर्स की ओर से। आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं, ऐसा माना जाता है कि आयुर्वेद में पुराने रोगों के पेशेंट्स आते हैं, जल्दी इम्प्रूवमेंट नहीं आता है, हमें कुछ ही रोगों की चिकित्सा करनी चाहिए। आपने अपना कोई ऐसा विभाजन रखा है, या आपके पास कौन कौन से कैसे पेशेंट्स आते हैं? मैं आपको लीडिंग क्वेश्चन नहीं कर रहा, आप बताइए प्लीज। अच्छा, मेरे पास एक दिन के बच्चे से लेके 17 इयर्स के पेशेंट तक की एवरेज सब टाइप के पेशेंट आते हैं जी मैंने स्पेशलाइज, मेरा जो पर्सनल इंटरेस्ट है वो किडनी फेलियर में है। ARF CRF जिसको डॉक्टर ने डायलिसिस बोला हो विद इन अ वीक या विद इन 2 days, उनको मैंने ट्रीटमेंट की है, क्योंकि आयुर्वेद में वो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आराम से ट्रीटमेंट हो सकती है उनकी। जी हार्ट के पेशेंट जिनको डॉक्टर ने बाईपास का बोला हो, ट्रांसप्लांट का बोला हो, तो उनको भी बहुत ही अच्छे से ट्रीटमेंट आयुर्वेद में कर सकते हैं जी। मेरे पास जो पेशेंट है उसमें गायनेक को लो, पीडियाट्रिक को लो, आर्थराइटिस को लो, हेयर की प्रॉब्लम को लो, इवन हाइपरटेंशन को लो। हाइपरटेंशन आयुर्वेद की एक बात करूं मैं फ्रेंड्स, आपको मेरा कोई सीक्रेट नहीं है, मेरे पास कोई सीक्रेट मेडिसिन नहीं है। मैं सब शास्त्रोक्त मेडिसिन यूज करता हूं मैक्सिमम 88-90%। लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से अगर हाइपरटेंशन को देखा जाए तो वो बहुत ही इजीली सुख साध्य व्याधि है। सुख साध्य कहने का मतलब इतना है कि पेशेंट को एंटी हाइपरटेंशन मेडिसिन लाइफ लॉन्ग खानी ही नहीं पड़ेगी, नॉट इवन आयुर्वेद। तो मेरे पास कोई भी टाइप के पेशेंट आते हैं, यहाँ वलसाड़ में, गुजरात में मैं हूँ, साउथ गुजरात में वलसाड़ जो स्टेट है, सॉरी का एक सिटी है, उसमें हूँ। और इतना कह सकता हूँ कि हाँ, यहाँ से 200 किलोमीटर दूर मुंबई है या फिर 500 किलोमीटर दूर दिल्ली है। आज सुबह ही पेशेंट दिखाने के लिए मुझे दिल्ली से आए थे थायराइड के, और ना मैंने कोई पब्लिसिटी करी है, ना मैंने कहीं पे बोर्ड लगाया हुआ है, ना मुझे आप कहीं और देखोगे। तो पेशेंट ही पेशेंट की पब्लिसिटी करते हैं, और यही पॉसिबल है आयुर्वेद में। यही एक्चुअली जो मुझे अच्छा लगता है आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा गुण, कि बिग सिटीज से पेशेंट स्मॉल टाउन में भी आते हैं। जी। मेडिकल साइंस में हमेशा इससे उल्टा ही होता है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ बैठे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हो, एक ही चीज से फर्क पड़ता है आप पेशेंट को कैसे ट्रीट कर रहे हो। बस इफ रिजल्ट इज देयर तो कोई भी आपको ढूंढे कहीं पे भी आ जाएगा। तो पेशेंस आपको रखनी है, ट्रस्ट आपको रखना है आयुर्वेद पे, पेशेंस आपको रखनी है। तो इतना कह सकता हूं कि पर्सनली मेरे पास फीवर से लेके कैंसर से लेके सब टाइप के पेशेंट आते हैं जो मैं ट्रीट करता हूं। और जैसे अभी सर ने बताया, मैं एक चीज थोड़ा हाईलाइट कर दूं, आज की एवरेज मेरी ओपीडी 2021 में करीब 70 पेशेंट पर डे की। सर बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं इसके लिए क्लैप करता हूँ। मैं आपसे एक लिबर्टी लेना चाहता हूँ। मैंने शुरू में आपसे कहा था कि 20 मिनट का वीडियो बनाएंगे। आप मुझे पता बहुत व्यस्त हैं, मुझे आपका और समय चाहिए, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं वो मेरे यंग आयुर्वेद डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा चाहिए। मैं जो समझ पा रहा हूँ आपने क्या कहा, आपका कहने का अभिप्राय है कि आप अगर सिंपल BA MS हैं तो भी आप इस लेवल पे ग्रो कर सकते हैं। अगर आप किसी कारणवश MD PhD नहीं कर पाए तो आपको हीन भावना नहीं रखनी चाहिए। एक निष्कर्ष अभी तक मैं ये निकाल पा रहा हूँ। और आपका कॉन्फिडेंस जो मैंने देखा है, मुझे लगता है कि सिर्फ 1% वैद्यों में होता है। इतना कॉन्फिडेंस आप में है, तो ये कॉन्फिडेंस की बहुत ज़रूरत है, नंबर 1। दूसरा, आपने कहा हर प्रकार से के पेशेंट्स आपके पास आते हैं और आप उनको ट्रीट करते हैं, और
आप ARF और CRF की बात कर रहे हैं, आप हार्ट की बात कर रहे हैं, कोरोनरी ब्लॉकेजेस की बात कर रहे हैं, कैंसर की बात कर रहे हैं। और मुझे भी पता है, जो हमने अपनी कंपनी की तरफ से सर्वे करवाया है, आपके पास गुजरात और भारत पूरे को छोड़ के विदेशों के बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हैं और बहुत सारे पेशेंट्स आपके पास ट्रीटमेंट लेने के लिए सिर्फ आपको कंसल्ट करने के लिए आते हैं और वापस जाते हैं। ये मैंने आपके बारे में सुना है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, अब हमारे यंग आयुर्वेद डॉक्टर्स, उनको कैसे आगे बढ़ना चाहिए जब उनको मान लीजिए किसी ने BAMS किया, उसके बाद किसी कारण से वो आगे PG नहीं कर सकते, PhD नहीं कर सकते, गवर्नमेंट सर्विस में उनको मान लो सर्विस नहीं मिलती है या उनका झुकाव नहीं है और वो प्रैक्टिस में आना चाहते हैं, तो आपका क्या सुझाव है? उनको किस प्रकार से आगे बढ़ना? स्टडी वो करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन एक क्लिनिक का सेटअप है, छोटा हो, तो उनको मेडिसिन प्रेस्क्राइब करनी चाहिए, अपनी देनी चाहिए, पंचकर्म सेंटर भी रखना चाहिए, क्या इतना वो खर्च कर पाए? तो आपका क्या सुझाव है, कैसे आगे बढ़ना चाहिए? थैंक यू सर, मैं समझ गया सर। आंसर ये है, ये पर्सनल मेरा बहुत हिडन है, ठीक है, आपने अभी पूछा है इसलिए, और ये माध्यम ऐसा है कि ठीक है मैं कह सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लाइफ में ये चीज़ आएंगी जो मेरी लाइफ में भी आई जी। और वो चीज़ ये है कि एक दिन ऐसा था जब मैंने डिसाइड किया था कि एक सर्टेन अमाउंट की इनकम मेरी होने के बाद ही मैं शादी करूंगा जी। आई वॉज ऑल्सो वर्किंग इन ट्रस्ट हॉस्पिटल, जिस टाइम पे एक सर्टेन अमाउंट की मुझे इनकम मिल रही थी। मेरी शादी होने के 2 महीने बाद उन्होंने बोला कि हम सब हॉस्पिटल ट्रस्ट की बंद कर रहे हैं। ओह माय गॉड। तो आंसर ये है कि उस टाइम पे हमने काउंट किया था, मैंने मेरी वाइफ के साथ में, विच वॉज वेरी बैड डेज फॉर मी, कि घर कैसे चलाएंगे जी। उस टाइम पे आपको जो ख्याल आने वाले हैं, शायद या फिर आते होंगे, मुझे ऑलरेडी आ चुके हैं जी। कि भाई क्या करें जी। साथ में GP करें, जो कि आता नहीं था जी। आयुर्वेद पे कंटिन्यू करें, जिसपे उस टाइम पे मे भी इतना ट्रस्ट नहीं था जितना मैं अभी आपको कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ। सर की बात सही है जी। तो हमने घर का बजट बनाया कि मिनिमम कितने पैसे चाहिए, कितने हमें लोन अमाउंट लेनी है, उस टाइम को भी आपको निकालना है जी। मेरा जो एक पॉइंट है वो सिर्फ इतना है कि आपको अपने आप पे अगर भरोसा है। मुझे याद है कि आज मैं बात कर रहा हूँ किडनी फेलियर की, आज मैं बात कर रहा हूँ हार्ट फेलियर की, लेकिन एक दिन ऐसा भी था जिस दिन मैंने पेशेंट की सर्दी जुकाम प्रतिशत ठीक किया और मैं खुश हो गया था कि चलो आयुर्वेद से इतना अच्छा होता है जी। जी, जी, जी। तो 2 चीज मैं कहूंगा, फर्स्ट वन, स्टडी पे, शास्त्र पे, अपने आप पे ट्रस्ट रखे। दूसरा, आपके आसपास में जो भी कोई आपसे सीनियर है जिनको आप गुरु कर पाए, मैं पक्का इस माध्यम से अपने गुरु को धन्यवाद दूंगा, जो है काफी सारे। तो उन लोगों ने उस टाइम पे मुझे जिस तरह से बताया हुआ है कि भाई देखो ये मतलब ऐसे होगा, ये मतलब ऐसे होगा, तो जहां पे भी रुका, जहां पे भी डाउट हुआ, उनको एक फोन कर लिया। जैसे मैंने अभी बताया कि आप आगे भी स्टडी कर सकते हो, हमें टाइम मिलता है आयुर्वेद में, तो उनको फोन कर लिया कि सर इस तरह से है तो क्या किया जाए, इस तरह से है तो मतलब कौन सी मेडिसिन चूज की जाए। तो वो सब आपके जो प्राइमरी डाउट है, क्योंकि एक मेरी थोड़ी विडंबना है, थोड़ा मुझे दुख भी है कि प्रैक्टिकल नॉलेज कॉलेज में मुझे नहीं मालूम कौन से कॉलेज में अच्छा है बुरा है, लेकिन अगर आपको डाउट है तो इसका मतलब आपने कॉलेज में इवन इंटर्नशिप में प्रैक्टिकल नॉलेज प्रॉपर्ली नहीं लिया, जो पर्सनली मैंने भी नहीं लिया था, बस क्योंकि कॉलेज का माहौल था जी। और कुछ नहीं, तो वो आपको बाद में लेना पड़ेगा। तो आपको एक गुरु इसीलिए रखें, वो आपको दिशा बताएंगे, उस टाइम पे आपको वो धैर्य देंगे और उसके चलते डेफिनेटली आप आगे बढ़ते जाओगे। और अगर आपको रिजल्ट मिलता जाएगा तो फिर आप जो खुश होते जाओगे, फिर आपको चिंता की बात नहीं है। तो आपको एक क्लियर इंटेंशन होना चाहिए, फर्स्ट वन, कि आपको कौन से पेशेंट को नहीं ट्रीट करना है जी। और कौन से आप आराम से ट्रीट कर सकते हो, और उस इंटेंशन में मेडिकल साइंस आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा क्योंकि आप वैध हो जी, जी, जी। तो एज पर आयुर्वेद ऋषि मुनियों ने बताया हुआ है, सुख साध्य, कष्ट साध्य, याप्य, असाध्य। तो आपको मालूम है इवन असाध्य ज्वर में भी है और इवन सुख साध्य कैंसर में भी है। तो आपको यह देखना है कि कौन से पेशेंट आपके पास किस कंडीशन में लेके आते हैं। मैं ये बार बार सबको कहता हूं, जो मेरे डिस्कशन निकल के आती है, कि अगेन वापिस शास्त्र पे ध्यान रखे। अगर उन लोगों ने, ऋषि मुनियों ने हमें बताया हुआ है कि विदाउट त्रिविध परीक्षा, विदाउट अष्टविध परीक्षा, विदाउट 10वीं परीक्षा ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हो, तो फिर आपको पेशेंट को फोन पे ट्रीटमेंट नहीं करना है। वैध होने का एक आपको अपना स्वाभिमान तो रखना ही है,
मैं ये बार बार कहता हूँ, ऋषि मुनियों को अगर मालूम था विदाउट एमआरआई, विदाउट एक्सरे, विदाउट सीटी स्कैन कि उरक शब्द क्या है, तो फिर आप भी आराम से डायग्नोस कर सकते हो जी, विदाउट एक्सरे। और वो फिर आपकी टेक्निक है कि आप पेशेंट को बोलो कि भाई ठीक है, आप एमआरआई लेके आए हो, लेकिन आपने पेशेंट को चेक कर लिया, पेशेंट एमआरआई निकल रहा है, और आप बोलो कि भाई इसके तो फेफड़े में पानी है, मुझे मालूम है, क्योंकि आपने उसकी 10वीं परीक्षा कर ली। तो वो पेशेंट बिफोर आपको एमआरआई दिखाए पहले अगर आपने डायग्नोस बता दिया, उसका ट्रस्ट अगर आपके ऊपर आ गया, वो जिंदगी भर नहीं जाएगा कि हमें दूसरे डॉक्टर्स ने, एमडी फिजिशियन ने, या फिर उससे ज्यादा किसी डॉक्टर ने, पढ़े हुए डॉक्टर ने, तो भाई ये रिपोर्ट कराए, वो रिपोर्ट कराए, और ये सब तो रिपोर्ट के पहले ही बता दिया। तो आंसर ये है कि ऋषि मुनियों ने सभी सिम्टम्स, सभी लक्षण, सभी उनके निदान हमें प्रॉपरली गाइड किए हुए हैं, लेकिन हमें उसको आयुर्वेद के हिसाब से स्टडी करना है। कंपैरेटिवली आप कर सकते हो अपने आप को ज्यादा अच्छा प्रूव करने के लिए, लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से स्टडी करोगे, ना कि मॉडर्न के हिसाब से, तो आपको आयुर्वेद जानने को आएगा। ये एक मेरा अब तक का एक्सपीरियंस है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं इसको भी अब कंक्लूड करता हूँ जो आपने कहा है। आप बहुत स्टेप बाय स्टेप तरीके से चल रहे हैं। पहले आपने जो कहा शास्त्र का अध्ययन कीजिए, उसका मतलब 4.5 साल खूब ज़्यादा पढ़िए। जो बाद में आपने कहा तो वो ये था कि बाद में जो 3rd 4th ईयर फाइनल में और इंटर्नशिप में अच्छे ढंग से आप पेशेंट की एग्जामिनेशन करिए, और उसके बाद शास्त्र में जो चिकित्सा कही गई है वो किसी गुरु के माध्यम से उनको चिकित्सा करते हुए देखिए। तो शास्त्र का अध्ययन और फिर परीक्षा और चिकित्सा, ये आपने तीनों बहुत सिस्टमैटिक तरीके से और स्पष्ट रूप से आपने ये बता दिया है। लेकिन मुझे सबसे अच्छी बात क्या लग रही है, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं सचमुच बड़ा प्रभावित हूँ आपका कॉन्फिडेंस देख के। तो यंग डॉक्टर्स, मुझे भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस और आ रहा है। आयुर्वेद में जो लिखा है उसको पढ़िए, समझिए। अब उसके बाद एक मैं प्रश्न और कर रहा हूँ। मुझे पता है आपका शेड्यूल बहुत बिजी है, लेकिन क्या कभी कोई यंग आयुर्वेद डॉक्टर आपसे कोई क्वेश्चन भेजे, क्वेरी करे फोन कॉल पे या वॉइस मैसेज में, तो आप छोटा मोटा उनको गाइड कर सकते हैं? पक्का गाइड करूंगा, लेकिन मैं वापस कह रहा हूँ, उसमें जो मुझे पूछ रहे हैं उनको खुद को पहले एग्जामिन करके, मैं 4 चीजों का किसी भी पेशेंट को अगर ट्रीट करता हूँ, फिर वो ज्वर का हो कि और कोई भी हो, कैंसर का हो, 4 चीजों को उसमें कंपलसरी देखना है जो मैं देखता हूँ: दोष, दुष्य, संप्राप्ति और निदान। निदान जो है वो डायग्नोसिस नहीं है, निदान जो है वो पॉजिटिव फैक्टर है। जी। तो अगर आपको निदान मालूम है तो ही आप वैध हो, और यही चीज हमें अलग करती है मॉडर्न साइंस से, क्योंकि उनको निदान नहीं मालूम। वंडरफुल। जैसा मैंने बोला कि थायराइड होने का निदान अगर वैद्य को मालूम है तो मेडिकल साइंस को नहीं मालूम। जी जी। अगर सेम चीज बोलूं मैं हाइपरटेंशन का निदान, में अभी वीडियो पे बता सकता हूं, आज के टाइम में मेडिकल साइंस में हाइपरटेंशन के 4 नॉर्मली पॉजिटिव फैक्टर्स हैं: कार्डियक, रीनल, ओबेसिटी और टेंशन। आयुर्वेद की बात करूं तो आयुर्वेद में फीमेल में 17 है, मेल में 15 है। एक कॉन्स्टिपेशन है, एक पाइल्स है। मैंने करीब 500 पेशेंट, मोर देन 500 पेशेंट की पाइल्स की ट्रीटमेंट करी। पाइल्स ठीक हो गया, हाइपरटेंशन ठीक हो गया। आंसर है कि हमें मालूम है मोर देन मेडिकल साइंस, लेकिन हमें मालूम है नहीं है कि हमें मालूम है। बस यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो उस मालूम को अगर आपने कॉन्फिडेंटली मालूम कर लिया कि भाई मुझे मालूम है, आयुर्वेद में लिखा हुआ है, भले मेडिकल साइंस नहीं जानते तो हम उससे 10 साल ज्यादा जानते हैं, पहले जानते हैं, तो हम आगे चल रहे हैं उनसे। तो लेकिन अगर आपको अपने आप पे ट्रस्ट नहीं है, अगर आपको अपने शास्त्र पे ट्रस्ट नहीं है, तो फिर कोई मतलब नहीं है। और सर मैं एक चीज और बता दूं, ऐसा बार बार आपको ख्याल आएगा, साथ में एक ये मेडिसिन दे दूं मेडिकल साइंस की, साथ में पैरास्टामोल दे दूं, साथ में कोई एंटीबायोटिक दे दूं, लेकिन प्लीज मिक्सोपैथी का आप मत कॉन्सेप्ट रखना। अगर मिक्सोपैथी करोगे तो आप पेशेंट की नजरों में गिर जाओगे। तो प्लीज वो मत रखना। अगर आपको बाई चांस ऐसा लगता है कि इस जगह पे ये मेडिसिन एलोपैथी की, मॉडर्न साइंस की कोई भी ज्यादा इफेक्टिव है और उसको देने लायक है, तो आप प्रेम से बोल दो कि ये मेरे फ्रेंड है, कोई भी आपके आसपास में होते ही है, वो चाहे जीपी हो करते हो, एमबीबीएस हो या फिर एमडी हो, कोई भी हो, आप उनको रिफर कर लो, आप उनसे बात कर लो कि मैं ये पेशेंट भेज रहा हूँ, मैंने आयुर्वेद का ये स्टडी, ये इनको ट्रीटमेंट किया हुआ है, बाकी ये मुझे लग रहा है कि देना चाहिए, तो फिर आप करो। तो उस पेशेंट को लगेगा कि ये जो वैद्य हैं वो वैद्य आयुर्वेद के हिसाब से ही ट्रीटमेंट कर रहा है, तो आपकी एक वैद्य के नाम से ही एक प्रतिष्ठा जो आएगी,
जो आपको लाइफ लॉन्ग चाहिए, आपको ना 2 दिन जीना है ना 2 महीने जीने हैं, आपको तो आगे चल के अगर 25 साल में नॉर्मल समझता हूँ 25 साल की अगर एज पे आप बीएमएस करते हो तो अप टू 60-60 इयर्स की टाइम गिनो तो 35 इयर्स। तो हमेशा लंबा सोचो, शॉर्ट टाइम के चॉइस में, शॉर्ट टाइम की प्रॉब्लम में मत आओ। तो उनको प्रेम से बोल दो कि ये मेडिकल साइंस की ट्रीटमेंट है, वो करेंगे। उससे फायदा ये होगा कि आपकी गलत इंप्रेशन नहीं जाएगी, तो आप एक वैद्य के नाम से ही रहोगे। सेकंड, वो जिस डॉक्टर को आप पेशेंट भेज रहे हो उनको भी मालूम है कि ये वैद्य हैं। और जैसा अभी सर ने बोला, आयुर्वेद का टाइम ऑलरेडी आ चुका है, उसमें हम आयुर्वेद को कैसे प्रमोट करेंगे आगे चल के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो डॉक्टर जानता है कि भाई ये मेडिकल की मेडिसिन को छूटा ही नहीं है, तो उनको खुद को जब जरूरत पड़ेगी तो वो आपको ही कॉल करेगा। तो ये सबसे बढ़िया है। मेरे पास गायनेक डॉक्टर भी है एज अ पेशेंट, मेरे पास एमडी फिजिशियन भी है। मैं आज इस माध्यम से प्राउडली कह सकता हूं कि एक करीब 70 इयर्स के सीनियर ऑन्को सर्जन मुझे दिखाने के लिए आए थे अपनी वाइफ को डायबिटीज के लिए। और वो जब बात करे आप, उन्होंने मैंने उनको आयुर्वेद की चीजों को मेडिकल साइंस में समझाया कि भाई सर आप समझते हो डायबिटीज को, ये हम ये समझते हैं और हम इस तरह से करेंगे, फिर अल्टीमेटली हम रिजल्ट देख लेंगे। तो ना कि उन्होंने अपनी वाइफ की ट्रीटमेंट मेरे से स्टार्ट कर दी, वो खुद अपनी आर्थराइटिस की ट्रीटमेंट मेरे से स्टार्ट कर दी और पिछले महीने में उन्होंने करीब 10% रिफर कर लिए। तो आंसर ये है कि अगर आप वैद्य हो तो वैद्य ही रहो। सर मे भी सर को बुरा लगे, लेकिन प्लीज डॉक्टर मत बनो, वैद्य ही रहो। सॉरी टू से, नहीं मुझे बुरा नहीं लगेगा एक्चुअली। चलिए जो भी है, मैं अब हम काफी कुछ आपसे अब काफी कुछ ले लिया है और आपको थका भी दिया होगा, लेकिन इससे पहले कि मैं निष्कर्ष पे आऊँ, मेरी सहयोगी नहीं है प्रीति कावड़कर जी, जो एक्चुअली एंकर पर्सन है और मैंने इनका काम ले लिया है, वो कुछ आपसे पूछना चाहेंगे। सर आपने बोला कि कुछ गायनक का भी देखते हैं, जब लेडीज को मतलब जब आप ट्रीटमेंट करते हैं। इनका कहना है कि पोस्ट डिलीवरी बहुत सारी महिलाओं का पेट बाहर आ जाता है जो अंदर नहीं जाता है। तो ऐसा क्या किया जाए कि उनकी फिगर खराब ना हो और जो यूट्रस का इन्वॉल्यूशन है वो ठीक नॉर्मल हो जाए, वो आप पूछना चाहते हैं। जी जी ओके। हाँ, उसमें नॉर्मली वो कॉमन है मेरा ट्रीटमेंट, इसलिए बता रहा हूँ। उसमें आफ्टर डिलीवरी आयुर्वेद में 3 months में 4 बॉटल ऑफ 10 मुलारिस्ट जो करीब 440 ml की आती है, मैं सब पेशेंट को वो प्रिस्क्राइब करता ही हूँ। 10 मुलारिस्ट उसमें बहुत मिरेकल ट्रीटमेंट देती है, फर्स्ट वन। सेकंड, पेशेंट का आफ्टर डिलीवरी, वो नॉट पेशेंट है लेकिन वो पूरी छुट्टी का परिचर्या उसमें, तो छुट्टी का परिचर्या को प्रॉपर आपको उसको अप्लाई कराना है, जिसमें शुरुआत के टाइम पे जब फीडिंग कंटिन्यू है तब उस टाइम पे उनका डाइट नहीं आएगा कंपल्सरी। ठीक है, आपको ये देखना है कि उसको आपको ठीक कब तक करना है और कब कितने लेवल तक करना है। ठीक है, मतलब डिलीवरी हो गई, आपने उसका डाइट करा दिया, उसका वेट लॉस हो गया और उसके 2 साल के बाद वो कुछ और लेके आ गई, या थायराइड या फिर पाइल्स या फिर कुछ और, तो आंसर ये है कि आपने उसको ठीक नहीं किया, आपने उसको बिगाड़ा। ठीक है, तो श्रुति का परिचर्या बहुत लंबा पूरा आज में डिस्क्राइब किया हुआ है, बहुत ही विस्तार से। अभी बिकॉज ये हमारा शॉर्ट वीडियो है इसलिए मैं डिटेल नहीं दे रहा हूँ आपको। 10 मुलारी इतना कह सकता हूँ कि अच्छी कंपनी का, आप सब वैद्य लोग सुन रहे हो, ऐसा मैं मान के बोल रहा हूँ कि प्लीज पैसे के लालच में अच्छी कंपनी को मत छोड़ना, ये बहुत बड़ी चीज है। आयुर्वेद में ऋषि मुनियों ने सफल होने के लिए 4 चीजें बताई है, उसमें औषध भी है। तो वो औषध आपको अच्छी कंपनी से अच्छी क्वालिटी का ही होना चाहिए। मे भी आपको कोई और कंपनी वाले ज्यादा कम मार्जिन दे, या फिर अगर आप लिख रहे हो प्रिस्क्रिप्शन ही सिर्फ, तो आप मेंशन करो प्रिस्क्रिप्शन में कि ये 3-4 कंपनी का ही लो। एक दिन शायद आपके पेशेंट को लगे कि आप बिकॉज ऑफ कमीशन दे रहे हो, लेकिन अगर वो आपको पूछते हैं या फिर अगर वो कोई और लेते हैं और फिर रिजल्ट नहीं मिलता है, तब उनको मालूम पड़ेगा। अगर आप सही हो तो प्लीज डरो मत, जो गलत कर रहे हैं उनको डरना है। तो अगर आप किसी और लाभ से या फिर किसी और स्वार्थ से आप वो नहीं लिख रहे हो, आपको एक ही आपका आशय है कि वो उनको अच्छी क्वालिटी की रिजल्ट वाली मेडिसिन मिले। ठीक है, जैसे सर की जैसी कंपनी है, बहुत अच्छी मेडिसिन बनाती है, तो आपको वो आपका काम है, औषध चूज करना वैद्य का काम है, ना कि पेशेंट का। तो अगर आपने प्रॉपर औषध चूज करी और श्रुति का परिचय के हिसाब से आप चले, तो वो कोई बड़ा इश्यू मैडम जी नहीं है। और दूसरा, उससे एक स्टेप में आगे बढ़ो कि वो कंडीशन जो है वो नेचुरल जो आती है, वो अगर आप गर्भिणी अवस्था में उसको प्रॉपरली करोगे, जो आयुर्वेद में लिखा हुआ है मासानुमासिक क्रम या फिर गर्भ संस्कार, तो अगर उसको करोगे तो तकलीफ वैसे भी नहीं होगी।
मुझे याद आ रहा है कि हमारी एक बड़ी यंग डॉक्टर आपके ही बैचमेट हैं, उनके साथ इस पे बात हुई। डॉक्टर दीपा कौशिक सूरत में है, उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी अच्छा प्रकाश डाला था। और गर्भ संस्कार का नाम आपने लिया, वो करती हैं, तो इससे गर्भ संस्कार को जोड़िए और उसके बाद श्रुतिका परिचर्या जो आपने बोली है, तो ये समस्या का हल हो सकता है। यंग डॉक्टर्स, मैं एक बात जो मुझे समझ में आ रही है, जब मैं इंटरव्यू करता हूँ तो मैं बहुत यंग बन जाता हूँ आप जैसा, और फिर मैं सुनता हूँ कि मुझे कैसा लग रहा है। मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है वैद्य जनरल नायक जी, आपने जो बोला है, लेकिन आपने तो हमारी पिपासा बढ़ा दी है। तो हम यहाँ पे पूर्ण विराम नहीं देंगे, फिर कभी हम समय लेंगे, आपसे लेंगे। हमारे यंग आयुर्वेदिक डॉक्टर्स कुछ प्रश्न भेजेंगे, हम आपसे करेंगे। आपका नाम और आपके हॉस्पिटल का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर नीचे आ भी रहा है, वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, वो बहुत सिद्धांतवादी व्यक्ति हैं। अगर उन्होंने बोला है ना कि 4 चीज़ें पहले इस पेशेंट की खुद जानिए, और वो मैं रिपीट भी कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। आपको उस पेशेंट के दोष का पता होना चाहिए, उसके दूषियक का पता होना चाहिए, संप्राप्ति का पता होना चाहिए, और निदान यानी हेतु का पता होना चाहिए। ये 4 चीज़ें पहले आप जान लीजिए, फिर आप उनसे बात भी कर सकते हैं। और कम शब्दों में, समय नहीं ज़्यादा लीजिएगा, वो बहुत व्यस्त हैं, और थोड़े शब्दों में आप पूछिए तो आपको उत्तर भी मिलेगा। सबको नहीं मिलेगा, कुछ को मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। मैं भी अनुरोध करता हूँ, सबको मिलेगा। बहुत बढ़िया है, मैं तो फिर तो बहुत आभारी रहूँगा, क्योंकि आप लोगों की जो शिकायत है कि सीनियर डॉक्टर्स बताते नहीं हैं, वैद्य नहीं बताते हैं, यहाँ आप ही के थोड़े से सीनियर हैं, और ही इज़ वेरी डायनामिक, अपनी एज से बहुत छोटे लगते हैं। ये बताएंगे वैद्य जनरल नायक जी, मैं दिल से अपनी ओर से, अपनी कंपनी की ओर से, और मेरी सहयोगिनी डॉक्टर ब्रिजबाला जी वशिष्ठ की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं। अगर मैं पूरे मेरे वीडियो को कंक्लूड करना चाहूँ तो फ्रेंड्स, हम लोग हर बार जो मुझे मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ऐसे जूनियर्स पूछते हैं, ग्रुप व्हाट्सएप में ग्रुप में मैसेज आते रहते हैं कि सर ये बीमारी है तो क्या ट्रीटमेंट की जाए, ये बीमारी है तो ट्रीटमेंट की जाए। फ्रेंड्स, वो तो उस पेशेंट को यूट्यूब पे मालूम है, वो तो उसे गूगल पे मालूम है, ठीक है। जो मुझे शास्त्र मालूम है, मैं उसका निचोड़ बताऊंगा सिर्फ 2 तरह से। प्लीज मेडिसिन के ऊपर फोकसिंग औषध के हिसाब से रखिए। सभी ऋषि मुनियों ने किसी भी पेशेंट को ट्रीट करने के लिए सिर्फ 2 ही सिद्धांत दिए हुए हैं, जो कि मूलभूत आयुर्वेद के सिद्धांत है, ऐसा मुझे लगता है, ट्रीटमेंट की चिकित्सा के लिए। पहला सिद्धांत है निदान परिवर्जनम एवं चिकित्सा। तो ऋषि मुनियों ने तो एवं लिख दिया, मतलब कि अगर पेशेंट उस निदान को, हेतु को परिवर्जन बंद कर रहा है तो वो ही ट्रीटमेंट है, विदाउट मेडिसिन। तो अगर पेशेंट आपके पास आता है टॉबैको खाता हुआ, और आपको मालूम है कि टॉबैको इसका हेतु है, वो नहीं बंद कर रहा, तो प्लीज ट्रीटमेंट मत करो। और अगर उसने बंद कर दिया तो फिर आप चाहे गिलोय दो, चाहे कुछ और दो, वो वैसे ही ठीक होने वाला है, बिकॉज उसका निदान तो परिवर्जन हो गया, खत्म बात। तो इसीलिए निदान जानना कंपलसरी है, जो हमें अलग करता है अगेन वापस मॉडर्न साइंस से। और दूसरा उन्होंने लिखा हुआ है संप्राप्ति विघटनम एवं चिकित्सा। तो हर किसी डिसीज की संप्राप्ति जानना आपके लिए आवश्यक है, कंपलसरी है। अगर आपको मालूम है उसका हेतु, अगर आपको मालूम है उस संप्राप्ति, और फिर आपको उसका विघटन करना है, तो उसके लिए तो बहुत सारी मेडिसिन आपके पास एक्स्ट्रा अवेलेबल है। तो सिर्फ ये 2 चीज आप करोगे तो मेडिसिन देके पेशेंट को ठीक किया जाए, या फिर औषध ददातु एवं चिकित्सा, ऐसा कहीं मैंने नहीं पढ़ा। तो ये मॉडर्न साइंस का कॉन्सेप्ट है कि मेडिसिन देके ठीक करना। आयुर्वेद का क्लियर कॉन्सेप्ट है निदान परिवर्जन, संप्राप्ति विघटन। मैं सिर्फ इतना जानता हूं एज अ वैद्य। प्लीज सर, तो मेरा लास्ट में जो कंक्लूड आंसर है कि वो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इससे मुझे ऐसा लग रहा है, ये जो वीडियो है, आप लोग भी ऐसा करिएगा, लेकिन मैं इस वीडियो को बार बार देखूंगा। आपने इतना कुछ बता दिया है और इतना सटीक और सॉलिड बताया है, अगर आप लोग इसको फॉलो करते हैं, निश्चित रूप से आप डॉक्टर जनरल नायक जी की तरह, वैद्य जनरल नायक जी की तरह आप बहुत ऊंचाई पे आ सकते हैं। इनको हम छोड़ेंगे नहीं, आपके प्रश्न हो मुझे पूछते रहिए, हम, लेकिन ये बहुत स्वीट है, इज वेरी स्वीट, वो उत्तर देंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, नमस्कार, खुश रहिए।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वह भविष्य में ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।